कक्षा 10 रसायन विज्ञान चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। यहाँ पे टोटल 8 पेजेस हैं। देख लेते हैं इस चैप्टर को, क्या है इस चैप्टर में खास और कैसे तैयार करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे हेडिंग है अभिक्रियाएं। तो अभिक्रियाएं में लिखना है वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन है ना, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, नाभिकीय अभिक्रिया की क्या परिभाषा है? फिर नाभिकीय अभिक्रिया की परिभाषा में लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन भाग लेते हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक अभिक्रिया की ये परिभाषा है, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसके बाद में इन दोनों को पढ़ लेने के बाद में रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, इसको क्या लिखेंगे बताओ। अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्टली रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, तो वहाँ पे लिखना है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को ताप, दाब या अन्य कारकों के प्रभाव में एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो वे स्थायित्व प्राप्त करने हेतु कुछ अन्य पदार्थों में परिवर्तित हो सकते हैं। यदि अधिक स्थायित्व वाले पदार्थों का निर्माण होता है तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। यदि अधिक स्थायित्व वाले पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। ठीक है, क्यों होती है? तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए देखो, जब किसी भी अभिकारक, कोई ऐसे 2 अभिकारक जो ताप, दाब या अन्य कारकों के प्रभाव में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाते हैं तो वे स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कुछ अन्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वो जो अन्य पदार्थ अगर बन जाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। अगर नए पदार्थ नहीं बनते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। यही लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। ठीक, अच्छा, रासायनिक समीकरण क्या होता है? देखो, लैंग्वेज के रूप में किसी समीकरण को लिखने में काफ़ी टाइम जाने वाला है और इस तरीके से पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता कि हमने चाय के बनाने के लिए पानी लेकर के ऐसे ऐसे किया। ठीक, यहाँ पे यही रिएक्शन लिखी है, जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और जल बनाता है। इतना लैंग्वेज लिखने से अच्छा है इस रूप में लिख दीजिए, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तीर का सिंबल, जिंक सल्फेट प्लस जल, है ना। और इससे भी अच्छा तरीका यह है कि इस रूप में लिख दीजिए। ठीक, तो धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुई है। पहले तो रासायनिक समीकरण ऐसे लिखने में विवरण बहुत लंबा हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके इस तरीके से लिखना शुरू हुआ जिसको हम लोग शब्द समीकरण कहने लगे, और जिनके बीच में इनको बोलने लगे अभिकारक जो तीर के निशान के पहले थे, और इनको बोलने लगे उत्पाद। देखो, और सभी जगह पे प्लस, अभिकारकों के बीच के योग का चिन्ह लगाकर उन्हें तीर के बाईं ओर लिखा जाता है तथा उत्पादों के बीच में योग का चिन्ह लगाकर उन्हें तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, तीर का सिरा अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है, यह हमेशा उत्पाद की ओर रहता है। ठीक है, इसके बाद में रासायनिक सूत्र के उपयोग द्वारा समीकरण को लिखना। देखो, शब्द समीकरण ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्र का प्रयोग करके रासायनिक समीकरण अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बन जाती है। इसलिए ये उपरोक्त शब्द समीकरण को हम इस प्रकार लिखते हैं। ये जो शब्द समीकरण यहाँ पे लिखी है इसको ऐसे लिख लिया। ठीक, बस वही समझाया गया है। अच्छा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। इन्होंने एग्जाम्पल लेकर के समझाया है, कहा है उपरोक्त समीकरण में तीर के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। ये शब्द याद कर लीजिए, तत्वों के परमाणुओं की तुलना करें, और यदि इस दोनों ओर तत्वों के परमाणु बराबर हैं तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो परिभाषा लिखने को आए तो परिभाषा तो ऐसे आ भी सकती, नहीं भी आ सकती। अच्छा, संतुलित करना क्यों आवश्यक है बताइए। आप कमेंट में लिखिएगा संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक, अच्छा, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होती है? वे समीकरणें जो संतुलित नहीं हैं। कंकाली समीकरण यह संतुलित नहीं होता। कंकाली समीकरण क्या कहते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। ठीक, कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना,
संतुलित कैसे किया जाता है ये बता दीजिए। तो यहाँ पे तो ये सब संतुलित लिखी हैं पहले से ही। हम लोग एक्सरसाइज में हम लोगों के पास खूब ढेर सारी रिएक्शनें होंगी, वहाँ पे हम लोग संतुलित करेंगे। नहीं, ये संतुलित करने का ये प्रोसीजर बताया गया है, देखिएगा ये इतना, इसके बाद में लास्ट में ये संतुलित करके लिखी गई। ठीक, अच्छा चलो, संतुलित करने के बाद में रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत आपको इसी 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 है ना। एक अलग से वीडियो पड़ी है चैनल पे रासायनिक समीकरण संतुलित करने की। फिलहाल एक समीकरण को यहाँ संतुलित कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या। मान लेते हैं ये एक समीकरण है, ये वाली PbNO3। अच्छा, इसमें कितने लोग हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। Pb है, NO3 है, Pb है, O, NO2O। ठीक, सो सबसे पहले Pb को संतुलित करेंगे। यहाँ पे Pb को संतुलित कर लिया। अब क्या दिख रहा, PbNO, तीन चीज़ें हैं ना, PbNO, तो O2 अकेला दिख रहा। सबसे लास्ट में O को करेंगे, सबसे पहले Pb को संतुलित करेंगे, उसके बाद में N को करेंगे। तो Pb संतुलित है दोनों तरफ। N संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पे 2N दिख रहा है, 2N यहाँ लगा दिए। अच्छा, O गिनिए, 6 O इधर हैं, यहाँ पे 1 O, 4 O और 2 O। अच्छा, कहाँ पे ज़्यादा है बताइए। इधर 6, 4 2 6 1 7, 7 O हैं। 7 O का मतलब अगर इसको हम आधा कर दें तो यहाँ पे 2 की जगह 1 लिख जाएगा, 4 2 6 हो जाएंगे। तो आधा करते ही संतुलित हो जाएगी समीकरण, देखिएगा। अब इसको सही रूप में लिख लेना है, 2PbNO3 का होल ट्वाइस PbO, क्योंकि मोल लिए जाते हैं, मोल। यहाँ पे 2 लिख लिया, यहाँ पे 4NO2 प्लस O2। ये जो अपान में 2 लिखा है इससे मल्टीप्लाई करा देंगे सभी में, है ना। सो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है जो ये लिखी। ठीक, अच्छा अगला क्या है। सो संतुलन करना हम लोग आगे समझेंगे, आगे आने वाले एक्सरसाइज में। रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत। भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, जैसे यहाँ पे जो तत्व लिए जाते हैं वो कोई कोई तत्व सॉलिड होते हैं, कोई कोई गैस होते हैं। देखो बीकर में विलयन जो मिलाया जाएगा, सॉलिड में गैस, गैस हो सकता है दोनों सॉलिड हों। 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, आपस में जब मिलाए जाते हैं तो क्लास 12th में आप विलयन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे भी, तो वहाँ पे और डिटेल में पढ़ेंगे ठोस और ठोस को मिलाने से ठोस विलयन ही बनेगा कि और भी कोई विलयन बन सकता है। ठीक, सो अवस्थाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट में हम लोग इस तरीके से सिंबल दिखाते हैं। यहाँ पे सॉलिड के लिए, ये लिक्विड के लिए, ये एक्वस और ये गैस, और बस यही सिंबल बताया गया। भौतिक अवस्थाएं ये भौतिक ही तो होती हैं, गैस, द्रव, ठोस। अच्छा, इसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो समानताओं के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। तो मुख्य प्रकारों का वर्णन निम्नलिखित है। तो पहला क्या है, योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व से क्रिया करके एक तीसरा तत्व बनाता है, वही यहाँ लिखा है। वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में ये यहाँ पे भी ऐसे ही एग्जाम्पल है दूसरा, जिसमें 2 पदार्थ मिलके एक तीसरा पदार्थ बना रहे हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है जिसमें 2 पदार्थ मिलके तीसरा पदार्थ बना रहे हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल पता होने चाहिए, कम से कम 2 रिएक्शन तो पता ही होनी चाहिए। ये देखो C2H4 प्लस H2 C2H6। ठीक, अच्छा अगला क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के एक परमाणु तथा परमाणुओं के समूह के स्थान पर, एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहला जाती है। अच्छा, यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 लिखा है। सो Fe Cu को प्रतिस्थापित कर देगा, Cu यहाँ लिखा है, बचेगा क्या, FeSO4 प्लस Cu, है ना। सो इसे कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक परमाणु
किसी दूसरे परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है, ठीक। समूह आ जाता है लिखा है। देखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है या प्रतिस्थापित कर देता है, ठीक है। एक रिएक्शन ये है, इसको भी याद कर लीजिए, कम से ये तो याद ही हुए अच्छे से, इसको भी याद कर लीजिए। CH3Cl प्लस HCl, इसमें देखिएगा प्रतिस्थापन हुआ है ना। अच्छा, इसके बाद में अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे ये एक बार बन गया, देखो इसका अपघटन एक बार, अपघटन नहीं बोलेंगे, ये यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन के किसी अनुपात या किसी अवस्थाओं में मिलाने पर पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, ये सिंबल यहाँ पे नहीं लगा। देखो, इसको अगर एक बार हमने गर्म कर दिया 2KClO3 को और 2KCl3O2 बन गया ना, दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक। रिएक्शंस याद कर लीजिए कम से कम 2। अन्य उदाहरण है ये। इसके बाद उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। 3Fe + 4H2O, तो ये तो अनुत्क्रमणीय है, ये भी अनुत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय में ये सिंबल देख के पहचाना जाता है, ये वाला सिंबल, ये दोनों दिशाओं में चलेगी, तो कम से कम 2 रिएक्शन पता होनी चाहिए। यहाँ पे खूब ढेर सारी लिखी हैं। N2 + 3H2 2NH3 याद कर लीजिए और ये वाली याद कर लीजिए, बहुत ही ईजी रहेगी। अच्छा, अपघटन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया और उभय अपघटन अभिक्रिया, ये तीनों एक साथ पढ़ी जाती हैं। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो उत्क्रमणीय होती है तथा एक ही पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। अच्छा, इसमें ऊष्मीय वियोजन शब्द आता है। यदि वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के प्रभाव में संपन्न हुई है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद में है उभय अपघटन, जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों तथा अन्य घटकों की अदला बदली होती है। देखिएगा, आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इसके बीच में जो अंतर है उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। उनकी रिएक्शन और इनकी रिएक्शन में थोड़ा ही अंतर है। अदला बदली यहाँ पे हो रही है, वहाँ पे प्रतिस्थापन हो रहा था, एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहे थे, यहाँ पे AgCl और NaNO3। तो जिन अभिक्रियाओं में आयनों तथा अन्य घटकों की अदला बदली होती है उन्हें उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल ये है, हमेशा राइट हैंड साइड में जिधर उत्पाद लिखे होते हैं उधर प्लस का सिंबल होगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाएंगी। तो इधर प्लस का सिंबल है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। अच्छा, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में ये अभिकारकों की तरफ प्लस का सिंबल और ऊष्मा लिखी होती है, अभिकारकों की तरफ प्लस का सिंबल और ऊष्मा। अच्छा, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं, अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होने को उनका उपचयन कहा जाता है। देखो, Cu पहले लिखा था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो उसे क्या बोलेंगे? उपचयन, ठीक। और जिन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उनको अपचयन कहा जाता है, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ? Cu के पास ऑक्सीजन था पहले से, ऑक्सीजन चला गया, O का ह्रास हो गया, O की कमी पड़ गई, तो इसका क्या हो गया? इसका हो गया अपचयन, CuO का अपचयन हो गया, ठीक। और यहाँ पे Cu का उपचयन हो गया, ये बोला जाएगा Cu का उपचयन हो गया, CuO का अपचयन हो गया, ठीक। अच्छा, इसके बाद में वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे ये, इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं। देखो, C से CO हो गया है ना, इसका मतलब उपचयन हो गया,
उपचयन अपक्रिया भी है, और जेडन ओ से ये जेडन ओ का ह्रास हो गया, अपचयन हो गया। सो वे अपक्रियाएँ जिनमें दोनों ही एक साथ हों, अपचयन और उपचयन, रेदाक्ष अपक्रियाएँ कहलाती हैं। सो समझ में आ गया होगा, यही चैप्टर था। और एक्सरसाइज की वीडियो चैनल पे पहले से पढ़ी है, आप उसको भी देख लीजिएगा, आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा और याद कर लीजिएगा। थैंक यू।